नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अपना टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश एवं परिचय वाला जो टॉपिक है वो चल रहा था और कल जो है ना वो पूरा नहीं हो पाया था। आज अपन उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करता, ठीक है ना, शुरुआत करेंगे। यहाँ तक अपने जो है ना वो प्रश्न कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना। यहाँ से आपको आज का प्रश्न शुरू करना है, पढ़ना है और इसका जो है ना वो राइट आंसर देना है। प्रश्न ब्रह्मपुत्र घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना, ऐसा प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। मतलब ये क्या ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान की विशेषता है? तो ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान की क्या है, विशेषता है। यहाँ की नदियां गुम्फित वाहिकाएं बनाती है, बिल्कुल सही है, तभी तो यहाँ नदीय द्वीपों का क्या होता है, निर्माण होता है ना। और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के कारण से ऐसा होता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन कथन भी आपका सही है। यह एक उपजाऊ जलोढ़, यह उपजाऊ एक जलोढ़ मैदान है ना, उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गेहूं, चावल, गन्ना, जूट फसलों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो 3 नंबर का विकल्प है ये भी आपका क्या है, सही है। मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं और गुम्फित वाहिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, उपजाऊ जलोढ़ का मैदान है ना। गेहूं, चावल, मक्का, जूट आदि का जो है ना यहाँ उत्पादन होता है। तो तीनों ही कथन जो है ना वो आपके क्या है, सही है ना। तो कौन सा विकल्प जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा, ए विकल्प जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न जो है ना वो आपका कंप्लीट है। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है ना। दूसरे प्रश्न को पढ़ो और इसका जो है ना वो सही आंसर देने का प्रयास करो। देखें क्या कह रहा है, 1 मिनट रुको। दूसरा जो प्रश्न है इसको पढ़ो और इसका राइट आंसर दो। देखें हाँ, तो अब पढ़िएगा क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न। प्रायद्वीपीय फटार के फटारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है ना। ये प्रायद्वीपीय फटार हैं, इनका कौन सा क्रम बताना है, पश्चिम से पूर्व का क्रम जो है ना वो आपको बताना है ना। पहला विकल्प क्या है, दक्कन फटार, मेघालय का फटार, दंडकारण्य का फटार और आपका कौन सा, दक्कन, छोटा नागपुर का फटार, दंडकारण्य फटार और मेघालय का फटार है ना। तो इसमें देखो दक्कन फटार जो है ना वो पश्चिम में है, छोटा नागपुर का फटार जो है ना वो दंडकारण्य फटार से पहले है, तो ये गलत है यहीं पर है ना। फिर दूसरा जो विकल्प है मेघालय का फटार, तो मेघालय का फटार नहीं है, मेघालय का फटार तो सबसे पश्चिम में है, तो ये भी आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। मेघालय का फटार फिर से सबसे पहले आया, तो ये गलत हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यह है काम का दक्कन का फटार, दंडकारण्य का फटार, छोटा नागपुर का फटार और कौन सा, मेघालय का फटार। तो 4 नंबर का जो विकल्प है ना इसका कौन सा आंसर है, राइट आंसर है। कौन सा आंसर है, राइट आंसर है। कैसे, अगर मानचित्र है तो मैं आपको बता देता हूं है ना। मानचित्र है भी अपने पास। अगर कौन से फटार की बात करें, छोटा नागपुर का जो फटार है उसकी अगर अपन बात करें, पहले तो दंडकारण्य के फटार, दक्कन का फटार। तो दक्कन का फटार विशेषकर जो है ना आपके महाराष्ट्र वाले हिस्से में है। विशेषकर कहाँ है, महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है यहाँ है आपका कौन सा, ये दक्कन का फटार है ना। अधिकांश जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है यहाँ है आपका कौन सा, दक्कन का फटार। तो 1 नंबर पर यह है। फिर जो इधर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश वाला, उड़ीसा वाला जो हिस्सा है यहाँ आता है आपका कौन सा, दंडकारण्य का फटार, ठीक है। फिर आगे जाएं तो इधर झारखंड, विशेषकर झारखंड में, विशेषकर कहाँ है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा है ना, यहाँ है आपका छोटा नागपुर का फटार। और सबसे लास्ट में जो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है ना, भारत का उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है यहाँ है आपका कौन सा, छोटा नागपुर का फटार है। तो यही क्रम होगा कौन सा, पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है ना। सबसे पहले तो ये कौन सा आएगा, ये तो हो जाएगा कौन सा, दक्कन। कौन सा हो जाएगा, दक्कन फटार या दक्कन ट्रेप आप इसको बोल सकते हो।
ये हो जाएगा आपका कौन सा, दंडकारण्य। कौन सा हो जाएगा, दंडकारण्य पठार, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका कौन सा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा ये, ठीक है। और लास्ट में ये जो है ना, ये कौन सा है, ये है मेघालय पठार। तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका, पश्चिम से पूर्व का क्रम हो गया है। कौन सा क्रम हो गया है, पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है ना वो आपका कंप्लीट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ जो है ना वो अपना बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो और फिर इस प्रश्न का आंसर दो देंगे। इजी प्रश्न है ना, इजी प्रश्न है। क्या कह रहा है, मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय फटार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, सॉरी है ना, प्रायद्वीपीय फटार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन में ही दिया गया है कि मुख्य उच्चावचीय लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय फटार को 3 भागों में बांट दिया गया एनसीईआरटी के अनुसार, है ना। निम्न में से कौन सा एक नहीं है इनमें से, है ना, वो कौन सा एक नहीं है, तो वो आपको बताना है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च का भूभाग या मध्य उच्च भूमि बोल सकते हो, और उत्तरी पूर्वी फटार, कौन सा है, उत्तरी पूर्वी आपका फटार है। तो बताओ, दक्कन का पठार है, बिल्कुल सही है ना। मध्य उच्च भूमि का जो मतलब मध्य उच्च का भूभाग है या मध्य उच्च भूमि आप बोल सकते हो, तो सही है ये भी। उत्तरी पूर्वी जो फटार है ये भी आपका सही है। कौन सा नहीं है, पूर्वी फटार जो है ना इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 11वीं के एनसीईआरटी के अनुसार अगर अपन जाए ना, इसके अनुसार 11वीं की जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार जाएं, और वो भी कौन सी क्लास की, 11वीं क्लास की। इसने मुख्य उच्चावचीय लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय फटार को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक दक्कन का फटार, दूसरा मध्यवर्ती उच्च भूमि, तीसरा कौन सा, उत्तरी पूर्वी फटार। तो ये 3 ही है, किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है अगर उसकी तरफ बढ़े, है ना, ये काम का प्रश्न है प्रोफेसर एसपी चटर्जी। कौन सा है, प्रोफेसर एसपी चटर्जी जो है ना, इन्होंने कितने भौतिक प्रदेश बताए हैं। प्रोफेसर एसपी चटर्जी के अनुसार प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को, ये देखो यहां नाम दे दिया, 8 वृहद भू आकृतिक इकाइयों में। तो प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने, किसने, प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है या प्रायद्वीपीय जो फटार है उसको 8 भौतिक इकाइयों में, वृहद भौतिक इकाइयों में विभाजित किया है ना। इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये बताना है। देखो ऑप्शन किस प्रकार के बनाए हैं ताकि आपको ये याद रहे कि प्रोफेसर चटर्जी ने प्रायद्वीपीय जो फटार है उसके ये प्रकार बताए हैं। तो देखो पहला विकल्प क्या कह रहा है, उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि इन्होंने बताई है 1 नंबर। दूसरी इन्होंने बताई है कौन सी, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि इन्होंने बताई है। तीसरा उत्तरी दक्कन फटार इन्होंने बताया है, और दक्षिण दक्कन फटार इन्होंने बताया है। 5वां पश्चिमी घाट का सह्याद्री इन्होंने बताया है, और पूर्वी घाट इन्होंने बताया है। पूर्वी फटार इन्होंने बताया, और मेघालय मिक्किर उच्च भूमि इन्होंने बताई है। तो ये 8 प्रकार प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है या प्रायद्वीपीय जो फटार है उसके 8 जो वृहद भौतिक इकाई बताई किन्होंने, एसपी चटर्जी ने, वो है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, फिर उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन, फिर पश्चिमी घाट, और फिर कौन सा, पूर्वी घाट, है ना। फिर पूर्वी फटार जो ये जो आता है ना, छोटा नागपुर फटार वाला भाग वो, और मेघालय और कौन सी, मिक्किर की पहाड़ियां। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा, इसमें ये बनेगा कौन सा, उत्तरी पूर्वी फटार जो है ना वो किन्होंने नहीं बताया, वो एसपी चटर्जी महोदय ने नहीं बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मानचित्र है तो मैं आपको आगे बता भी दूंगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के फटारों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है ना, एनसीईआरटी के अनुसार मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उसके फटारों को कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। मालवा फटार, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का फटार, इन फटारों को कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो अगर इन फटारों को अपन देखें, है ना, तो सबसे पहले मालवा का फटार आएगा, फिर बुंदेलखंड आएगा, फिर बघेलखंड आएगा, फिर कौन सा, छोटा नागपुर का फटार आएगा। तो इस विकल्प के अनुसार, है ना, अच्छा इसमें 4 विकल्प हैं,
तो ध्यान रखना एक चौथा विकल्प भी बना लेना, और वो चौथा विकल्प हो जाएगा बघेलखंड। कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड जो है ना इसका अगला 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर आप वो बनाओगे क्रम, तो 1 नंबर पर मालवा फटार, है ना, मालवा का फटार, फिर 2 नंबर पर बुंदेलखंड, फिर 3 नंबर पर कौन? बघेलखंड, और 4 नंबर पर कौन सा? छोटा नागपुर का फटार। तो 1 2 3 और 4, है ना, मतलब मालवा का फटार, और फिर कौन सा? अच्छा 1 2 4, ये आएगा 1 2 4 और 3 विकल्प आएगा। तो 1 2 4 और 3 ये वाला विकल्प आ जाएगा। मतलब 1 नंबर पर मालवा का पठार, 2 नंबर पर बुंदेलखंड, 4 नंबर पर बघेलखंड, और 5 मतलब अगला पश्चिम में जो है ना वो आपका कौन सा? छोटा नागपुर का फटार जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं अभी बता भी देता हूं। नीचे देखो मानचित्र अगर है तो, मानचित्र है भी, मानचित्र है ना। इसको ऐसे देखना, मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है ना वो कौन सी है? तो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है ना, जिसमें अपने ये मालवा का फटार, बुंदेलखंड का फटार, बघेलखंड का फटार जो है ना वो शामिल है ना। मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ, ये है आपका कौन सा? मालवा का फटार, जो मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा गुजरात, अधिकांश जो है ना वो आपका मध्य प्रदेश है। इसी से जस्ट आगे जो है ना, इसी का पूर्वी जो फटार है वो है आपका कौन सा? बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और किस में पड़ता है? उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में पड़ता है। तो ये बुंदेलखंड। इसी से आगे जब अपन जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? बघेलखंड का हिस्सा, है ना। कौन सा हिस्सा? बघेलखंड का हिस्सा। और लास्ट में जब अपन जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? छोटा नागपुर का फटार। यही मध्यवर्ती उच्च भूमि है। यही कौन है? मध्यवर्ती उच्च भूमि है। फिर इसमें आपका अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा वगैरह वाले भाग भी जो है ना वो क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्रम देख लो इसका, कौन कौन सा क्रम बना। सबसे पहले तो ये तो आ गया कौन सा? ये तो आ गया मालवा फटार। कौन सा फटार है? मालवा फटार। ठीक है। 2 नंबर जो है ये हो गया कौन सा? आपका बुंदेलखंड फटार। कौन सा फटार हो जाएगा? बुंदेलखंड। 3 नंबर जो है वो हो गया आपका कौन सा? बघेलखंड फटार। ठीक है ना, ध्यान रखना। और 4 नंबर जो है ये हो गया आपका कौन सा? छोटा नागपुर। कौन सा हो गया है? छोटा नागपुर फटार हो गया है। कौन सा फटार है? छोटा नागपुर फटार है। तो यही क्रम है, पश्चिम से कौन सा? पूर्व का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे भी आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला जो पर्सन है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, देखिए पढ़ो क्या कह रहा है। देखते हैं किस किस की तैयारी जो है ना वो किस प्रकार की चल रही है। आंसर तो देखिए फटाफट। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुंदेलखंड का फटार उत्खात भूमि मतलब बैडलैंड के लिए जाना जाता है। तो बुंदेलखंड का जो फटार है वो पूरे भारत में है ना अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ चंबल जो है ना वो उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, और यमुना भी जो है ना यहाँ बैडलैंड क्या करती है? आपकी बनाती है। तो पहला जो है ना वो आपका सही है। छोटा नागपुर का फटार को पाटलैंड भी कहते हैं, है ना। पाट भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? झारखंड में जो छोटा नागपुर का फटार वाला हिस्सा है ना उसको। तो ये भी आपका विकल्प क्या है? सही है। तो दोनों ही विकल्प जो है ना वो आपके क्या है? राइट है। जिस भी विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया है ना, उसकी तैयारी जो है वो काफी अच्छी चल रही है, बधाई का पात्र है। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, और इस प्रश्न का आंसर दो। क्या कह रहा है? डालमा श्रेणी और पोरहाट श्रेणी किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का फटार, मेघालय का फटार, दंडकारण्य का फटार, या बुंदेलखंड का फटार? तो जो छोटा नागपुर का फटार है ना, अगर आप लोगों ने नाम सुना है, छोटा नागपुर का जो फटार है ना, जो विशेषकर कहाँ फैला है, जैसे मान लो अपन ऐसे मान ले कि ये छोटा नागपुर का फटार है। इसी छोटा नागपुर के फटार पर आपकी डालमा, पोरहाट और राजमहल की पहाड़ियां आती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? ध्यान रखना, डालमा, पोरहाट, और इधर उत्तरी, इसका उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है ना यहाँ आती है आपकी कौन सी? राजमहल की पहाड़ियां। तो ये राजमहल की पहाड़ियां, ये किसका हिस्सा है? ये छोटा नागपुर के फटार का हिस्सा है। मतलब डालमा श्रेणी और कौन सी श्रेणी? पोरहाट श्रेणी, है ना। ये किसका हिस्सा है? ध्यान रखना, डालमा श्रेणी, पोरहाट श्रेणी जो है वो छोटा नागपुर के फटार का क्या है? हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पहाड़ी है। कौन सी वाली? राजमहल की पहाड़ी, है ना, जो छोटा नागपुर के फटार के उत्तरी पूर्वी हिस्से में और
प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके भी उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो है ना वो आपकी फैली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और सही कथन का जो है ना वो चयन करना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, देखते हैं किसकी तैयारी जो है ना वो सही चल रही है। नर्मदा भ्रंश घाटी विंध्यन श्रेणी के उत्तर में तथा सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में फैली है। क्या ये लाइन सही है कि विंध्यन घाटी जो सॉरी नर्मदा जो घाटी है वो विंध्यन श्रेणी के तो उत्तर में है ना, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में फैली है नर्मदा घाटी। क्या ये सही है? ठीक है ना, देखना, नर्मदा भ्रंश घाटी विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में फैली है। ये आपका 2 नंबर का विकल्प है। 3 नंबर का, सतपुड़ा श्रेणी उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी के मध्य फैली है ना। तो जो नर्मदा भ्रंश घाटी है देखो ऐसे आएगा, हालांकि मैं डायग्राम से भी बताऊंगा। पहले ये विंध्यांचल श्रेणी, उसके बाद में नर्मदा भ्रंश घाटी, फिर ये कौन सा, सतपुड़ा, फिर कौन सा पर्वत आएगा, सतपुड़ा पर्वत आएगा। तो पहला विकल्प देखो क्या कह रहा है, नर्मदा भ्रंश घाटी विंध्यन श्रेणी के उत्तर में, तो विंध्यन श्रेणी के उत्तर में तो किसी भी कंडीशन में नहीं है, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में तो ये भी नहीं है। नर्मदा भ्रंश घाटी विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में, हाँ दक्षिण में है, तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में फैली है, ये सही है। सतपुड़ा श्रेणी उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी के मध्य फैली है, तो ये भी सही है। तो कौन सा विकल्प जो है ना इसमें बनेगा, इसमें बनेगा आपका बी और सी, 3 नंबर का जो विकल्प है ना वो इसका सही आंसर बनेगा। तो देख लेना एक बार, मैं वापस से बता रहा हूं, नीचे मानचित्र है तो मैं बता दूंगा, है ना, नीचे मानचित्र नहीं है तो यहीं पर देख लो, अगर मानचित्र नहीं है तो, है ना, ये इस प्रकार से है, देखो तो वापस से देख लेना। सबसे पहले तो आएगी आपकी कौन सी, अगर नाम पढ़ रखा है तो ये विंध्यन श्रेणी आएगी। कौन सी श्रेणी आएगी, विंध्यन श्रेणी आएगी, है ना। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में अगर आप जाओगे तो नर्मदा श्रेणी आ जाएगी, नर्मदा श्रेणी के दक्षिण में जाओगे तो सतपुड़ा श्रेणी आएगी, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में जाओगे तो ये ताप्ती श्रेणी आएगी, और ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में जाओगे तो ये अजंता और सतमाला की क्या आ जाएंगी, पहाड़ियां आ जाएगी। अगर विंध्यन श्रेणी को आपने पढ़ रखा है ना, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां, है ना, मतलब पहले कौन सा है, पहले है आपका कौन सा, भांडेर श्रेणी, फिर कौन सा है ना, कैमूर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, कैमूर श्रेणी, और लास्ट में आपकी पारसनाथ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां के नाम से फैला है कौन, विंध्यांचल जो पर्वत है वो। ठीक है, अगर सतपुड़ा की बात करें तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी राजपीपला की पहाड़ियां, है ना, फिर ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, फिर बीच में महादेव पहाड़ियां जो है ना वो आपकी आ जाएंगी, लास्ट में आपका अमरकंटक आ जाएगा। आगे आ जाएंगी ये चीजें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। आगे की तरफ अगर बढ़े, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लो थोड़ा सा, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट के स्थानीय नामों के संबंध में असंगत का चयन करना है। ठीक है ना, क्या पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, केरल में अन्नामलाई एवं इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, और तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियां कहते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें आंसर कौन सा बनेगा, डी नंबर जो है ना इसमें आंसर बनेगा, क्योंकि सेवराय की जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा है ना, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है तमिलनाडु में, लेकिन पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु को नीलगिरी बोलते हैं, और केरल में अन्नामलाई व इलायची के नाम से जाना जाता है। तो ये तो संगत है, जो 4 नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी प्रश्न आ गया है। प्रायद्वीपीय पठार, कौन सा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सब जानते हैं अन्नाईमुडी है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। जो अन्नामलाई श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अन्नाईमुडी, जो प्रायद्वीपीय पठार का भी क्या है, सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इसकी जरूर चर्चा कर लेते हैं। सतपुड़ा जो श्रेणी है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, अमरकंटक, डोडाबेटा और अरमाकोंडा। तो ध्यान रखना कौन सा है, धूपगढ़ है। ये धूपगढ़ जो है ना, ये जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा श्रेणी में आती हैं कौन सी पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां। उन महादेव पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है कौन सा,
धूपगढ़, है ना। और यही सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर भी है। अमरकंटक जो है वो सतपुड़ा श्रेणी का क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दूसरा क्या है, सर्वोच्च शिखर है, कौन सा, आपका अमरकंटक। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, नीलगिरी श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। और प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अरमाकोंडा जो है ना ये पूर्वी घाट का शिखर है। कौन से घाट का शिखर है, पूर्वी घाट का शिखर है। और कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा वाला, अरमाकोंडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानकारी भी दी हुई है ना, पढ़ लीजिएगा एक बार। सतपुड़ा एक कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है जिसके निम्न भाग है ना, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। पहले राजपीपला की पहाड़ियां, फिर ग्वालीगढ़, फिर महादेव और फिर कौन सा, मेकाल श्रेणी। मतलब इसका ये हो गया कि अगर अपन गुजरात वाले हिस्से से बात करें तो राजपीपला, फिर ग्वालीगढ़, फिर महादेव और लास्ट में कौन सा है, आपकी मेकाल श्रेणियां है। इस रूप में फैला है सतपुड़ा जो पर्वत है ना वो। तो सबसे पहले कौन है, ध्यान रखना, राजपीपला। सबसे पहले कौन सी है, राजपीपला श्रेणी है, ठीक है ना। 2 नंबर पर आपकी कौन सी श्रेणी आ जाएगी, ग्वालीगढ़ की। और 3 नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा, महादेव पर्वत। इसी महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर है कौन सा, धूपगढ़। और लास्ट में आ जाएगा आपका कौन सा, मेकाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी, मेकाल श्रेणी, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो इस सतपुड़ा का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ठीक है ना। तो वो जो महादेव, वो धूपगढ़ आया था ना, वो धूपगढ़ यहाँ है। यहाँ का मतलब कहाँ है, आपके महादेव पर्वत पर है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इस मेकाल श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका कौन सा, है ना, अमरकंटक। कौन सा है, अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। फिर देखो महादेव पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, धूपगढ़ है। ध्यान रखना, ये कौन सा गढ़ है, ये है आपका धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश में। यहीं पर एक हिल स्टेशन भी है, कौन सा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी जो है ना वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़े ही काम का था ये बड़े ही क्या था, काम का था, है ना। सतमाला श्रेणियां, ये मैं बता चुका, सतमाला श्रेणियां कहाँ है, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया है तो। सतमाला श्रेणी एवं हरिश्चंद्र श्रेणी फैली है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, है ना, ये आपकी कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से ये आपकी कौन सी आती है, ताप्ती श्रेणी। और ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में ये सतमाला और कौन सी है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। मतलब कहाँ आएंगी, महाराष्ट्र में आएंगी। कहाँ आएंगी, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अगर उसकी तरफ बढ़े, असत्य कथन का चयन करना है। देखिए छोटा नागपुर, इसके दक्कन के पठार, इसमें प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में ही है बातें। असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी फैली है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार फैला है। और प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग, है ना, दक्षिणी पूर्वी भाग में कर्नाटक पठार फैला है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है ना, कौन से कथन जो है वो असत्य है, तो देख लो इसमें, ये कथन आपका सत्य है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली श्रेणी ही फैली है और उत्तरी पूर्वी भाग जो है ना उसमें छोटा नागपुर का पठार फैला है, सही है। दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है उसमें दंडकारण्य पठार फैला है, उसमें कौन नहीं है, कर्नाटक का पठार नहीं है। तो कौन सा विकल्प बनेगा, ये ए और बी ही जो है ना वो आपके क्या है, सही है। ये वाला विकल्प जो है ना वो आपका बनेगा। देखो कैसे हैं वो चीजें, ऐसे देख लो एक बार, है ना। ये भारत, अगर प्रायद्वीपीय पठार की अपन चर्चा करें तो देखना, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो इस प्रकार से फैला है, देखो, है ना। और इन पर गौर कर लेना, ये यहाँ तो अरावली वाला हिस्सा, फिर ये आपका वो क्या बोलते हैं, है ना, पश्चिमी घाट, फिर ये पूर्वी घाट, ऐसे टुकड़ों के रूप में, है ना। और ये इस प्रकार से आपका कौन फैला है, प्रायद्वीपीय पठार है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब इस प्रायद्वीपीय पठार का ये जो हिस्सा है यहाँ, ये तो आ गया उत्तरी पश्चिमी हिस्सा इसका, जहां कौन फैला है, अरावली पर्वत फैला है। ये आ गया इधर से इसका कौन सा, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, जहां आपका छोटा नागपुर का पठार जो है ना वो फैला है। तो इधर आएगा आपका कौन सा, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। तो इस दक्षिणी पूर्वी हिस्से में यहां आपका वो पठार है
जिसको बोलते हैं ना छोटा ना वो दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार है। इधर आए ना अपन इस वाले हिस्से में, यहां है आपका कौन सा? कर्नाटक का पठार। मतलब दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है ना, यहां है आपका कौन सा? वो जिसको बोल सकते हैं कर्नाटक का पठार। और ये जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा और है, यहां भी ध्यान रखना, ये जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, यहां है आपका, है ना, थोड़ा सा नीचे, यहां है आपका कौन सा? वो दक्कन ट्रेप। ठीक है। और ये हो गया आपका इधर कौन सा? वो जो आया था ना कर्नाटक का जो पठार है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कर्नाटक का पठार, ये दक्कन ट्रेप, ये छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ ये सॉरी ये दंडकारण्य का पठार, और ये कौन सा? छोटा नागपुर का पठार है। और ऊपर जो है ना वो आपका अरावली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे है, देखो, अगर आपको उत्तर पश्चिम में अरावली ऑप्शन में ना देगा ना कि उत्तर पश्चिम में अरावली फैला है, तो उत्तर पश्चिम में आपको वो कौन सा विकल्प भी दे सकता है? ये दक्कन पठार भी जो है ना वो विकल्प में दे सकता है। ध्यान रखना, ये भी इसी का हिस्सा हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी जो भाग है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, तो अगर छोटा नागपुर का जो पठार है ये विकल्प में नहीं आए, है ना, तो वो आपको छोटा नागपुर के पठार की जो पहाड़ियां है ना, कौन सा वाला? राजमहल की पहाड़ियां, ये भी नाम दे सकता है, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, यहां कन्फर्म आपका कौन आ जाएगा? दंडकारण्य। कौन सा पठार आ जाएगा? दंडकारण्य पठार आ जाएगा। और जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, यहां आ जाएगा ये कर्नाटक का पठार, या फिर मैसूर का पठार भी नाम दे सकता है। कौन सा पठार आ सकता है? कर्नाटक पठार आपका आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से है ये, है ना, बड़ा ही काम का है। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना, और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रख लेना आप, है ना। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार को अगर आप दो हिस्सों में ऐसे बांटोगे ना इस प्रकार से, तो अब देख लो, लगभग उत्तरी पूर्वी हिस्सा छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियां, लगभग उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिसमें ये दोनों के दोनों, है ना, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में ये और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में वो आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा ही काम का था। अगला वाला जो प्रश्न है ना, ये है, इन आपको कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है? देखो देखो, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रश्न का आंसर दीजिएगा। भाई देखिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, और आपको जो है ना वो सही विकल्प का जो है ना वो चयन करते हुए आंसर देना है। ठीक है ना, तो फटाफट देगा आंसर दो, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो और जो है ना वो सही आंसर देने का प्रयास करो। यही देखना है कि आप में से कौन जो है ना वो सही आंसर देता है। तो देखो देखिए कौन सा आंसर बनेगा भी, है ना, महादेव है, सह्याद्री है और विंध्याचल है। तो वो अभी तो मैंने बताया था आप लोगों को, भाई महादेव का मतलब हो गया सतपुड़ा श्रेणी, तो ये आ गई आपकी कौन सी? महादेव पहाड़ी। उसके बाद में कौन सा नाम दिया है इसने? थोड़ा सा देखो देखिए कौन सा नाम दिया है? सह्याद्री। तो सह्याद्री महाराष्ट्र वाले हिस्से में, ठीक है। फिर विंध्याचल, तो विंध्याचल सतपुड़ा के कहाँ है? उत्तर में है। कौन? विंध्याचल। तो एक नंबर पर जो है ना वो आपका विकल्प बनेगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में, एक नंबर पर यह आएगा, दो नंबर पर महादेव आएगा, तीन नंबर पर आपका सह्याद्री आएगा। तो ये वाला हो गया ना एक, फिर ये वाला, है ना, तीन। भाई उत्तर से दक्षिण के क्रम में है ना, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहले तीन आएगा और फिर आपका ये एक नंबर आएगा, फिर दो नंबर आएगा, मतलब बी नंबर जो विकल्प है ना वो क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, यह है काम का प्रश्न। देखिए, देखते हैं कौन सा विद्यार्थी जो है ना इसका राइट आंसर देता है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, है ना। कुछ पहाड़ियां दे रखी है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर, है ना, नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है नल्लामलाई की पहाड़ियां, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर जावादी, और फिर कौन सा? अन्नामलाई की पहाड़ियां, है ना। तो फिर कौन सा? अन्नामलाई की पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नल्लामलाई पहाड़ियां। नल्लामलाई पहाड़ियां, जावादी, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां।
अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, जावादी की पहाड़ियां और नल्लामलाई की पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर दो, देखिए कौन सा जो है ना इसका राइट आंसर आपका बनेगा, है ना। तो इसको ऐसे देखो, अगर इसको डायग्राम में समझाने का प्रयास करें तो देखो, अगर डायग्राम है, अच्छा लिखा हुआ भी है ना, लिखा हुआ भी है, नीचे डायग्राम देख लेना। फिर उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखो, नल्लामलाई अभी अपने ऑप्शन में था, तो नल्लामलाई, फिर कौन सा, जावादी तमिलनाडु वाले हिस्से में, फिर सेवराय अपने ऑप्शन में नहीं था, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और लास्ट में कौन सा, इलायची। मतलब आप इसको ऐसे समझो, है ना, इसको ध्यान से देख लेना। ये जो है भारत का दक्षिणी हिस्सा है, मतलब अपन ऐसे मान ले ये भारत का अपन जो है ना वो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा ऐसे मान लेते हैं। तो देखो पूर्वी घाट से अगर शुरू करें तो सबसे पहले पूर्वी घाट में उड़ीसा वाला जो भाग है ना, यहाँ तो आ गई महेंद्रगिरी, फिर आ गई आपकी आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, वहां है पहले, सबसे पहले नल्लामलाई, नल्लामलाई के बाद में है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा के बाद में है कौन सा, पालकोंडा, पालकोंडा के बाद में है ये कौन सी, नागरी, नागरी के बाद में है ये जावादी। और अब इधर आओ, यहां से इस वाले हिस्से से, है ना, जावादी के बाद में सबसे पहले है नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में है आपकी अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में है आपकी कौन सी, वो इलायची की पहाड़ी। फिर इस वाले भाग में जब आप जाओगे, है ना, इस वाले भाग में, तो यहां ऊपर में ही आपकी कौन आ जाएगी, सेवराय की पहाड़ियां। थोड़ा सा बनाने में ऊपर नीचे हुआ है, ध्यान रखना। तो पहले ये ध्यान रख लेना, यहां है ये आपकी कौन सी, है ना, ये जावादी, फिर ये सेवराय, फिर ये आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई और कौन सी, इलायची की पहाड़ियां, है ना। तो क्रम इनका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा ही काम का क्रम है ये। देखो ये तो हो जाएगी आपकी कौन सी, महेंद्रगिरी, ये तो कौन सी हो जाएगी, महेंद्रगिरी उड़ीसा में हो जाएगी, ठीक है ना। फिर ये है काम की नल्लामलाई, कौन सी है, नल्लामलाई, आपकी कहां पड़ेगी, आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई के बाद में ये हो गया कौन सा, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा के बाद में आंध्र प्रदेश में ही है, वेलिकोंडा के बाद में है कौन सा, पालकोंडा, कौन सी पहाड़ियां हैं, पालकोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में ही। उसके बाद में ये नागरी, है ना, जो आपके उधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले हिस्से में। फिर जावदी, कौन सी है, जावदी या जावादी, और फिर कौन सी, सेवराय तमिलनाडु में, है ना। और ये इधर से आपकी कौन आ गई, नीलगिरी, कौन सी आ गई, नीलगिरी। और फिर ये आपकी कौन सी है, अन्नामलाई, और लास्ट में आपकी कौन सी आ जाएगी, ये इलायची की पहाड़ियां आ जाएंगी। तो इनमें से जो आपको ध्यान में रखना है ना, वो नल्लामलाई कन्फर्म ध्यान में रखना है, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा। फिर ये जावादी जो एग्जाम्पल में आया, एग्जाम में आया है। फिर ये जो पंचमलाई है ना, ध्यान रखना ये पूर्वी घाट पर है, तमिलनाडु में है कौन सा, पंचमलाई, ठीक है। फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और फिर कौन सा, ये इलायची। मतलब नल्लामलाई ध्यान रखना, वेलिकोंडा ध्यान रखना, पालकोंडा ध्यान रखना, जावादी ध्यान रखना, नीलगिरी ध्यान रखना, अन्नामलाई ध्यान रखना और कौन सा, इलायची की पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में ध्यान रखना। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आगे भी जो है ना वो बनने की संभावना रहेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। मैं तो समझाने चला था। तो अब इसमें देखो कौन सा विकल्प आएगा, बताओ, अब बताओ। पहले नल्लामलाई आएगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है कि सबसे पहले नल्लामलाई आएगा, फिर नीलगिरी आएगा क्या, नहीं आएगा, फिर आएगी ये जावादी, तो गलत हो गया। अन्नामलाई आएगी क्या, नहीं आएगी किसी भी कंडीशन में। फिर नल्लामलाई आई, जावादी आई, नीलगिरी आई और अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो 3 नंबर का विकल्प जो है ना इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। कौन से नंबर का, 3 नंबर का जो विकल्प है ना वो राइट आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ये मैंने क्रम आपको बताई दिया है। अच्छा डायग्राम भी था यहाँ, है ना, तो क्या वापस बताने की जरूरत है। पहले महेंद्रगिरी, फिर नल्लामलाई, फिर आपका कौन सा, पालकोंडा, सॉरी वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नागरी, फिर जावादी, ठीक है। फिर जावादी के बाद में आपका वो सेवराय, सेवराय के बाद में इधर से कौन सी, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, और नीलगिरी के जस्ट सामने पूर्वी घाट में पंचमलाई तमिलनाडु वाले हिस्से में, और इधर अन्नामलाई और कौन सा आपकी इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, भी देखें, है ना, और आंसर देने का प्रयास किया करो फटाफट, है ऐसे काम थोड़ी चलता है। असत्य कथन का चयन करना है। नीलगिरी श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, बिल्कुल सही है, नीलगिरी श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है।
जो प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अन्नामलाई श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अन्नाई मुंडी है, बिल्कुल सही है, जो प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है। महादेव पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, अभी तो आया था मध्य प्रदेश में, जहां पंचमढ़ी नामक हिल स्टेशन भी है। अरावली पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर जो है ना वो शेर है, शेर नहीं है, गुरु शिखर है। शेर दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो कौन सा आंसर आया? डी नंबर जो है ना इसका राइट आंसर आया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। असंगत का चयन करना है और शायद ये आप लोग बता भी दोगे। असंगत का चयन करना है, एक तरफ श्रेणी है, दूसरी तरफ हिल स्टेशन है, मतलब पर्यटन स्थल है। ठीक है ना, तो पहला क्या है? नीलगिरी। क्या नीलगिरी में ऊटी नामक पर्यटन स्थल है? तो ये तो सही है ना। उडगमंडलम जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, कौन सी श्रेणियों में आता है? नीलगिरी। पालनी श्रेणी तमिलनाडु में, कोडाईकनाल, बिल्कुल सही है। पालनी श्रेणी में तमिलनाडु का दूसरा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा? कोडाईकनाल आता है, तो ये भी सही है। महादेव पहाड़ियों में कौन आता है? पंचमढ़ी आता है मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। महान हिमालय में कौन नहीं आता? महान हिमालय में मसूरी नहीं आता। मसूरी तो कौन से हिमालय में आता है? लघु हिमालय में आता है। तो कौन सा आंसर बन गया? डी विकल्प जो है ना इसका राइट आंसर बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी बड़ा काम का प्रश्न है भाई, है ना। जो विद्यार्थी तैयारी करने वाला है वही इसका राइट आंसर दे सकता है। असंगत का चयन करना है के मध्य, और इधर दे रखा है चैनल मार्ग या जल संधि, है ना। तो बताओ, देखो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य कौन सा है? 10 अंश है क्या? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल मार्ग या 10 अंश चैनल मार्ग है? बताना। देखिए, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान डंकन स्ट्रेट है क्या इसके मध्य? अगला, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल मार्ग है क्या? और लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल मार्ग है क्या? तो देखो इधर, है ना, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य सही है, बिल्कुल सही है ये। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन स्ट्रेट है, ये भी सही है ना। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ये भी सही, ये भी सही। ये गलत हो गया, यहाँ ये गलत हो गया है। यही आंसर है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य नहीं है, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य है कौन सा वाला? ये 9 डिग्री चैनल मार्ग। तो यहाँ अमीनी द्वीप के स्थान पर कौन सा आना चाहिए था? मिनिकॉय। तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है ना। तो इस वजह से यही जो है ना वो आपका राइट आंसर बना है। ध्यान रख लेना, बड़ा ही काम का प्रश्न था ये। अभी मैं एक डायग्राम से इसको बता भी दूंगा, अगर है मेरे पास डाला हुआ है तो। ये वो डाला हुआ है, मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना वो डाला गया है। तो यहां से देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब अपन चर्चा करते हैं ना, तो यह नाम लिखा हुआ है, ये तो है कौन सा? दक्षिण अंडमान। देखो देखो, ये तो कौन सा अंडमान है, दोनों को समझा देता हूं, है ना। ये तो है कौन सा? ये पूरा का पूरा है दक्षिण अंडमान का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, दक्षिण अंडमान है। और ये यहाँ है कौन सा? लिटिल अंडमान है। इन दोनों के बीच में जो है ना वो है आपका कौन सा? डंकन स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है? डंकन स्ट्रेट है, ध्यान रखना। किस किस के बीच में? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। इसके नीचे जब अपन जाएं तो इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ 10 डिग्री चैनल मार्ग। कौन सा? 10 डिग्री चैनल मार्ग। इसका मतलब ऐसे है, सबसे पहले आएगा उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर ये दक्षिण अंडमान, और फिर ये आ गया कौन सा? लिटिल अंडमान। तो यहाँ जो स्ट्रेट है ना ये तो हो गया कौन सा? डंकन स्ट्रेट। ये तो कौन सा स्ट्रेट है? डंकन स्ट्रेट है। किस किस के बीच में? दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में। फिर आएगा ये कार निकोबार, मध्य निकोबार और दक्षिण निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। यहां आएगा आपका इस वाली जगह, ये आएगा 10 डिग्री चैनल मार्ग, ठीक है ना। किस किस के मध्य है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, या फिर अंडमान और यहां से ये कौन? निकोबार के मध्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। ये जो स्लाइड है ये मैं पीपीटी फॉर्मेट में जो है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको क्या कर लेना, एक बार पढ़ भी लेना, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, वहां से आप इसको एक बार क्या कर लेना, पढ़ भी लेना, ठीक है ना। कंफर्म है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? कवारती या न्यूमूर, पंबन या बैरन? तो देखो यहाँ कवारती भी नहीं है, न्यूमूर भी नहीं है, पंबन नहीं है, बैरन तो है ना। बैरन और कौन सा? नारकोंडम, जो अपने बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो गया? सी नंबर जो है ना इसका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। ध्यान रखना, ये भी देखो कितना काम का प्रश्न है, सारे प्रश्न जो ना बड़े काम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्षण क्या है? तो भैया अरब सागर में कौन से द्वीप आते हैं, मेरे को तो ये बताओ। ये जैसे भारत का है ना इस प्रकार से जो हिस्सा है, तो ये इधर आपका अरब सागर है, इस अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह आता है भाई? अरब सागर में यहाँ कौन आता है? लक्षद्वीप समूह। कौन सा समूह आता है? लक्षद्वीप समूह आता है ना। तो इस लक्षद्वीप समूह की कौन सी विशेषता है? ये आकार में काफी बड़े हैं, नहीं है, ये विशेषता नहीं है। ये सभी प्रवाल उद्गम है, यही विशेषता है। अति शुष्क जलवायु यहाँ है, नहीं है। मुख्य भूमि से विस्तारित क्षेत्र है ना, ये भी नियम, हालांकि ये विशेषता है, लेकिन मेन विशेषता ये है, कौन सी वाली? बी नंबर वाली। सभी के सभी किससे निर्मित है? प्रवाल निर्मित है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, कौन से प्रश्न की तरफ? अगले प्रश्न की तरफ। कथन एक और कथन बी का जो है ना वो आपको पढ़ना है और सही आंसर जो है ना वो आपको देना है। कथन ए क्या कह रहा है? पश्चिमी तट पर अच्छे प्राकृतिक पोताश्रियों का विकास हुआ है। कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट तो जानते हो ना, ये वाला जो तट है, अगर अपन किसकी बात करें, इस पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, इस वाले तट की, तो इस वाले तट पर प्राकृतिक पोताश्रियों का विकास ज्यादा हुआ है। फिर ये क्या कह रहा है? कथन ए, कारण क्या हुआ इसका? पश्चिमी तट दंतुरित या कटाफटा तट है। बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी तट जो है ना वो कटाफटा तट है ना। और जो कटाफटा तट होता है ना, वहीं पर प्राकृतिक पोताश्रियों की निर्माण की है ना अनुकूल दशाएं आपकी उत्पन्न होती हैं। तो दंतुरित कटक या कटाफटा तट होने के कारण से यहाँ अच्छे प्राकृतिक पोताश्रियों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। इसका मतलब कथन ए कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है ना वो कथन ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है ना। तो इस तट पर प्राकृतिक जो पोताश्रय हैं, प्राकृतिक जो बंदरगाह हैं, उनका विकास होगा। इस तट पर जो है ना वो कौन से हो जाएंगे? आपके कृत्रिम हो जाएंगे। अपेक्षाकृत यहां अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि ये सपाट तट है, ये कटाफटा तट है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका, क्या था? गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? देखो उत्कल तट तो कहाँ है? ओडिशा में है, तो ये तो होगा नहीं। केनरा तट जो है ना वो आपके कर्नाटक वाले हिस्से में है, पश्चिमी तटीय हिस्से तटीय भाग का जो है ना वो हिस्सा है, तो नहीं होगा। कोंकण तट विशेषकर महाराष्ट्र में है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर आएगा? काकीनाडा तट, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का जो तटीय हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। असंगत का जो है ना वो आपको चयन करना है, मतलब संगत का चयन करना है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना उसके शिखर दिए हुए हैं। संगत का चयन, एक तरफ द्वीप है, दूसरी तरफ शिखर है। तो यहां देखो, उत्तरी अंडमान में है सेडल चोटी, क्या ये सुमेलित है? ग्रेट निकोबार में है माउंट थुइलर, क्या ये सुमेलित है? मध्य अंडमान में है, ध्यान रखना ये मध्य है, मध्य अंडमान में है माउंट डियोबोली, और दक्षिण अंडमान में है आपका कौन सा? माउंट कोयोबो। इसका मतलब आप ऐसे समझना, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिण अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ठीक है ना। और इसके नीचे जब आप जाओगे तो ये कार निकोबार, ये मध्य दक्षिण निकोबार, और ये कौन सा? ग्रेट निकोबार है, ठीक है ना। अब इसमें ये क्या कह रहा है? उत्तरी अंडमान जो है ना ये वाला, इसमें है आपकी कौन सी चोटी? सेडल चोटी, या सेंडल भी बोल सकते हो, जो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार जो है ना ये वाला, इसमें है आपका कौन सा? माउंट थुइलर, तो ये भी आपका क्या है? सही है, जो इस निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। मध्य अंडमान, तो मध्य अंडमान ये वाला हिस्सा है, तो मध्य अंडमान में आपका कौन सा है? माउंट डियोवोली, मतलब डियोवोली, सॉरी, माउंट डियोवोली, ऐसे याद कर लो, डियोवोली मतलब डियो वाली, ऐसे याद कर लो। और फिर आपका कौन सा है? दक्षिण अंडमान ये है, और दक्षिण अंडमान जो है इसमें कौन सा है? माउंट कोयोबो,
या कोयाबो, ठीक है ना। तो ये सारे ही क्या है, सुमेलित है। कौन सा विकल्प आपका राइट विकल्प बनेगा, ई नंबर जो है ना वो आपका राइट विकल्प बनेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। क्या कह रहा है ना, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में 572 द्वीप आते हैं क्या, बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैले हैं। रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। क्या ये सारी विशेषताएं हैं या कौन सी विशेषता नहीं है, तो ध्यान से देखो। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं, बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैले हैं, सही है। रिची द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है, ये रिची द्वीप और लबरिंथ द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं, सही है ये भी। और सभी पर्वत जो है ना वो किसके एग्जाम्पल हैं, जलमग्न पर्वतों के एग्जाम्पल हैं, ये भी सही है। मतलब सभी कथन आपके क्या है, सही है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही आया है बधाई का पात्र है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंडमान और लक्षद्वीप समूह के बारे में है ना। अरब सागर है ना, ये ध्यान रखना, अरब सागर के द्वीप 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। मतलब अपना जो लक्षद्वीप समूह है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, राइट। ये द्वीप केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, राइट। यहां 36 द्वीप है, राइट, जिन पर 11 परमाणु आवास है, राइट, ये भी सही है। और पूरा द्वीप समूह प्रवाल से बना है, ये भी सही है। तो सारे कथन आपके क्या है, सही है, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका राइट आंसर दिया है बधाई का पात्र है भैया वो। इसी प्रकार से तैयारी जो है ना वो आपकी करते रहिएगा। ये करंट का प्रश्न है ना। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, या 7,516.6 किलोमीटर है, या 12,098.81 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है ना वो शेयर भी कर दूंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लो। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां, जो लघु हिमालय वाला हिस्सा है ना उसमें जो उपजाऊ घाटियां मिलती हैं, जिनको पश्चिम में तो दून बोलते हैं और पूर्व में क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, उनके बारे में है। जैसे देहरादून जो है ना वो सबसे बड़ा दून है, देहरादून क्या है, सबसे बड़ा दून है। तो ये क्या कह रहा है कि ये दून घाटियां किस प्रकार की घाटियां हैं। पहले तो ये ध्यान रख लेना, हिमालय में जितनी भी घाटियां मिलती है ना, दून हो या द्वार हो, वो ध्यान रखना ऐसे अनुधेरीय घाटियां हैं, अनुप्रस्थ घाटियां नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना। तो देखो अनुप्रस्थ नाम यहां आया और अनुप्रस्थ नाम यहां आया, ये दो विकल्प तो ऑटोमेटिक क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है ना। घाटियां कैसी हैं, अनुधेरीय हैं। दूसरा, अब हिमालयन क्षेत्र है, तो क्या हिमालय क्षेत्र में विस्तृत जो है ना वो घाटियां मिल सकती हैं, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में तो कैसी घाटियां मिलेंगी, संकीर्ण जो है ना वो आपकी घाटियां मिलेंगी। तो इसका जो आंसर बनेगा ना वो कौन सा बन जाएगा, वो बनेगा आपका कौन सा, संकीर्ण अनुधेरीय घाटियां हैं। कौन सी वाली, दून जो घाटियां हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, अनुप्रस्थ का मतलब तो आप जानते ही हो ना, ऐसे समकोण पर, तो समकोण पर नहीं है, ये कैसी घाटियां हैं, अनुधेरीय हैं और संकीर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट था। और सबसे बड़ा दून जो है ना वो कौन है, देहरादून है। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, कहां मिलते हैं, कौन सी पहाड़ियों में, अन्नामलाई, कार्डामम, नीलगिरी या सेवराय। इस प्रश्न का आंसर दो देखिए, ये तो इजी प्रश्न है। तो कहां मिलती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं, नीलगिरी श्रेणियों में मिलते हैं। इजी प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न ये नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है, इनमें से कौन सा भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ना वो सही है, देखो देखिए। अच्छा, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, सही है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम है, तो पश्चिम की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया।
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यही राइट आंसर हो गया। आगे वाला आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बी नंबर जो है ना इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कयाल क्या होती है भैया? कयाल जो है ना वो आपके सबसे ज्यादा, वैसे तो तटवर्ती जो इलाका है उसमें बहुत सारी क्या मिल जाएंगी आपको, कयाल मिल जाएंगी, है ना, कयाल या लेगून जिनको अपन बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिलती हैं इस वाले तट पर, मतलब मालाबार तट पर मिलती है। तो कयाल क्या है? लेगून। केरल के क्या है? लेगून है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इजी प्रश्न है भैया, ये मुंबई जो है ना इसका राइट आंसर है। कौन सा है? मुंबई इसका राइट आंसर है। पाट अंचल अभी आ गया है, ये छोटा नागपुर के फटार, मतलब झारखंड को किस नाम से जानते हैं? आपके पाट रीजन के नाम से जानते हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है, इसका आंसर बताओ। नंदा देवी कहाँ है? हिमालय का शिखर है, उत्तराखंड में स्थित है, 78-17 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना, तो कहां है? उत्तराखंड में है। राइट आंसर कौन सा है? उत्तराखंड है। इनको सुमेलित करना है आपको। देखो क्या कह रहा है, ये पहाड़ियां हैं और ये क्षेत्र है। कार्डामम की पहाड़ियां कहां है रे भैया? है ना, मतलब क्या कर रहा है ये, कौन से सुमेलित है? अच्छा ऐसे पूछ रहा है। तो देखो कार्डामम की पहाड़ियां जो ना वो कोरोमंडल तट पर नहीं है भैया, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कौन से घाट का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो ये गलत हो गया। कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट पर है, नहीं, ये भी गलत हो गया। कैमूर तो विंध्याचल का हिस्सा है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में आती हैं, बिल्कुल ये सही है, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में ही आती हैं, सतपुड़ा का हिस्सा है। मिकिर पहाड़ियां जो है ना वो मेघालय के फटार, मतलब कार्बी एंगलोंग, मतलब असम, उत्तरी पूर्वोत्तर भारत, ये सही है। ये भी क्या है आपका सही सुमेलित है। तो कौन सा विकल्प इसमें सी बना? 3 और 4, मतलब 6 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर बना है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिस भी विद्यार्थी ने इसका आंसर दिया है बधाई का पात्र है। अच्छा ये पूरा हो गया अभी। ये भारत के भौतिक प्रदेश जो है ना वो आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया है, और ये जो 2 क्लासें थी भारत के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड, आने वाले एग्जाम में जो है ना वो आपके लिए बड़ी ही उपयोगी साबित होंगी। ठीक है, ऐसी मुझे आशा भी है, विश्वास भी है। ठीक है ना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। कल सैटरडे को क्लास होगी पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी में होगा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, महान न्यायवादी है ना। और अब तक के जितने भी पर्सन बने हैं हार्ड वाले पर्सन, ऐसे इजी पर्सन नहीं कि राष्ट्रपति का उल्लेख जो ना वो कौन से अनुच्छेद में है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो ना वो कौन से अनुच्छेद में है, सबसे हार्ड वाले पर्सन सेम उसी लैंग्वेज में, जिस प्रकार के पर्सन पूछे हैं उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसी लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है ना, और बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है कल। ठीक है, तो जुड़िएगा जरूर। ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज वही होगी, है ना। और जो रिसेंट जितनी भी एग्जाम्स लगी हैं उनमें जो हार्ड से हार्ड पर्सन पूछे गए हैं उन सब की जो है ना वो व्याख्या की जाएगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।